चलिए अब हम चलते हैं कैसे ब्रांच की बुक्स को हेड ऑफिस की बुक्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, ये समझते हैं जिससे कि एक ओवरऑल प्रॉफिट पूरी फर्म का निकल पाए। अब इसके दो सिंपल से मेथड्स हैं। एक मेथड तो क्या है, ब्रांच सारे लेजर्स को भेज दे हेड ऑफिस में और हेड ऑफिस उसमें कंसोलिडेट करके फिर प्रॉफिट और लॉस निकाले। दूसरा तरीका क्या है, ब्रांच अपना प्रॉफिट या लॉस खुद निकाले, फिर उसके बाद उस प्रॉफिट को वहां पर भेज दे, वो प्रॉफिट हेड ऑफिस अपने प्रॉफिट में प्रॉफिट को ऐड कर ले। समझ में आ रही है बात भाई? एक तरीका तो ये हो गया, जैसे सारे रेवेन्यू और सारे एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का एग्जांपल सेल, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सारे खर्चे, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चे जितने भी हैं सारे लेजर्स को भेजा जाए हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस अपने लेजर्स में उसको ऐड करे, लास्ट में एक ओवरऑल प्रॉफिट निकाले। अदरवाइज क्या किया जाए, ब्रांच अपना ट्रेडिंग P&L बनाकर प्रॉफिट लॉस निकाल ले, फिर वो जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो हेड ऑफिस के प्रॉफिट में जोड़ लिया जाए। तो ये दोनों मेथड चलते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। मेथड 1, प्रॉफिट और लॉस इज कंप्यूटेड सेपरेटली एट ब्रांच लेवल एंड देन रिजल्ट टेकन टू हेड ऑफिस P&L। हेड ऑफिस के P&L में उसको जोड़ दिया जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ ब्रांच टू क्लब इट इन हेड ऑफिस। तो उसको फिर क्लब किया जाएगा एक एक आइटम को। एक्सपेंसेस ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस खर्चा होता है, हमारे पास से ट्रांसफर हो रहा है ब्रांच के पास से, तो हेड ऑफिस डेबिट टू एक्सपेंस, एक्सपेंस चला गया। इनकम्स, इनकम ट्रांसफर हो रही है, इनकम डेबिट टू हेड ऑफिस। असेट्स, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, हेड ऑफिस डेबिट टू असेट्स, लाइबिलिटीज डेबिट टू हेड ऑफिस। देखिए एक बात समझी जाए, असेट्स और लाइबिलिटीज जो है ये केवल दिखाने के लिए हम एक बार बस ट्रांसफर कर रहे हैं जिससे कि वहां की बैलेंस शीट में ऐड हो जाए। हम ये ट्रांसफर करते हैं साल के एंड में और अगले दिन, मतलब जब अगला साल शुरू होता है तो वापस टेकन बैक हो जाता है बुक्स में। पहले फॉर बुकर उनको ट्रांसफर करा, अगले दिन वापस टेकन बैक। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, आपको मालूम है कि अकाउंट्स हमारी 5 पार्ट में डिवाइडेड है, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस करके तो प्रॉफिट आ जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंस खत्म हो जाते हैं फॉर द ईयर, लेकिन असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल तो चलती रहेगी, ये तो अगले साल भी रहेगी। असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, तो असेट, लाइबिलिटी, अब यहां पर कैपिटल क्या होती है ब्रांच में, ब्रांच में कैपिटल मतलब जो हेड ऑफिस ने पैसा लगा रखा वही तो कैपिटल है। तो ये बैलेंसेस तो नेक्स्ट ईयर भी रहेंगे, असेट्स थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ नई इनकम करनी पड़ेगी, नए खर्चे करने पड़ेंगे। इसलिए ये बैलेंसेस जस्ट एक बार वहां पर ट्रांसफर करें और अगले दिन वापस टेकन बैक हो गए। ठीक है, अल्टीमेटली देखा जाए तो केवल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, आइए तो समझ में आ गया आपको दोनों मेथड। पहले मेथड में केवल हम प्रॉफिट लेकर जाते हैं और दूसरे मेथड में सारे एक एक लेजर्स को हम ट्रांसफर करते हैं। देखिए आपको एक चीज पता है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस दिखाई दे रहा है कि ब्रांच से इतना लेना है, जनरली डेबिट में होता है। ऐसी हेड ऑफिस की ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस दिख रहा होता है कि इतने रुपए इसको देने हैं। अगर ये रिकनसाइल्ड है, और रिकनसाइल्ड नहीं है तो अभी हमने समझ लिया था पहली क्लास में कि कैसे रिकनसाइल करना है दोनों को। अगर ये रिकनसाइल्ड है, जब इनका बैलेंस टैली कर जाए, तो जब ब्रांच सारे अकाउंट्स भेजेगी ना यहां पर हेड ऑफिस में ऐड करने के लिए, तो लास्ट में क्या होगा, सब मैच कर जाएगा। मतलब जब ये ब्रांच का लेजर बनाएगा हेड ऑफिस कि ब्रांच से इतना लेना था टू बैलेंस BD, इसके बाद सारे असेट्स और लाइबिलिटीज चलकर आएंगे वहां से, तो ये लास्ट में टैली मैच कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है देखिए, और ये दोनों बैलेंसेस खत्म हो जाएंगे। अब जो लास्ट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी हेड ऑफिस और ब्रांच की, तो हेड ऑफिस कहीं पर भी नहीं दिखाएगा ब्रांच का बैलेंस, क्योंकि वो तो नलीफाई हो गया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, जैसे मैं एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस लूं, यहां पर डेबिट क्रेडिट, हमने असेट्स दिखाए 1000 रुपए की, ठीक है, लाइबिलिटी उन्होंने ले रखी है 800 रुपए की, रेवेन्यू है 200 रुपए के, ठीक है, और एक्सपेंसेस हुए हैं 150 रुपए के, हेड ऑफिस का बैलेंस है ये ट्रायल बैलेंस है ब्रांच का, ठीक है, 150 रुपए का, तो ये टोटल आ गया 1150। ठीक है, देखिए ये अगर किसी ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है,
यहाँ पर रेवेन्यू दिख रहे हैं सारे जितने भी रेवेन्यू हैं और खर्चे दिख रहे हैं 150। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 50 रुपये का रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया। ये 50 का प्रॉफिट किससे पर्टेन करता है? ये पर्टेन करता है हेड ऑफिस से। तो या तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों भेजे जाएं, जो मैंने अभी पहला मेथड बताया आपको, एक मेथड जिसमें सारे लेजर्स भेजो वहां पर। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस अलग अलग भेजे तो भी बात वही है। अपना प्रॉफिट निकालो 200 माइनस 150 50 रुपये, तो भी बात वही है, 50 रुपये भेज दो। भेज दिए 50 रुपये। हेड ऑफिस का बैलेंस कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। अब हेड ऑफिस का बैलेंस 200 रुपये है। ये 200 रुपये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 की असेट्स और लाइबिलिटीज है 800 रुपये। जैसे मैं आपको 200 रुपये दूं, मैं कहूं चलो बिजनेस करो, मैं 200 रुपये आपको देता हूं, तो 200 रुपये मैंने दिया, आपने 800 रुपये और मिलाकर 1000 रुपये का सामान खरीद लिया। आपके पास 1000 रुपये की असेट्स है। अब मैं अपनी बुक्स में क्या दिखा रखा है कि मैंने दिखा रखा है मैंने ब्रांच को 200 रुपये दिए। या तो मैं ये दिखा दूं 200 रुपये की जगह मैं पूरी डिटेल दिखा दूं कि असेट्स है 1000 रुपये की और लाइबिलिटीज है 800 रुपये की, तो भी तो बात वही है। ठीक है, तो कहने का मतलब या तो असेट साइड पे ब्रांच दिखाना कि ब्रांच में 200 रुपये लगे हुए हैं मेरे, या फिर ब्रांच की जगह असेट्स दिखा देना 1000 रुपये और लाइबिलिटी दिखा देना 200 रुपये, तब भी बात वही है। ठीक है, 800 रुपये सॉरी, ठीक है, तब भी बात वही है। 1000 माइनस 800 अल्टीमेटली वही 200 रुपये जो हमने लगा रखे हैं ये आ रहा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि कैसे ब्रांच की बुक्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर लास्ट में बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, हेड ऑफिस में कोई ब्रांच का लेजर नहीं खोला, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, दोनों चीज मैच कर जाएगी जब सारे बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। आइए इलस्ट्रेशन 12th पढ़ना शुरू करते हैं स्टडी मटेरियल की। AFFIX ऑफ कोलकाता हैज अ ब्रांच एट दिल्ली, इनकी दिल्ली में ब्रांच है, टू विच गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम कोलकाता but the cost thereof is not recorded in the head office books. On 31st March 2021, the branch balance sheet was as follows. ये ब्रांच की बैलेंस शीट आपको गिवन है। क्रेडिटर बैलेंस, HO, डेटर्स का बैलेंस, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। बिल्डिंग अकाउंट को भी ट्रांसफर कर दिया, असेट अकाउंट मतलब ट्रांसफर कर दिए, लेकिन डेटर वगैरह रखे हैं अभी, क्रेडिटर भी रखे हैं। कैश एट बैंक के 8000, प्रॉफिट भी नहीं है, प्रॉफिट भी वहां ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब ये 31 मार्च की बैलेंस शीट की बने आपको। आगे कहता है ड्यूरिंग द 6 months एंडिंग ऑन 30th September फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस एट दिल्ली। ट्रांजेक्शंस पढ़ते हैं। सेल्स 2,40,000 रुपए की हुई, कब? पूरे 6 महीने में। परचेजेस 48,000 है, वेजेस पेड है 20,000, सैलरी 6,400 है, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ एडवांस ऑफ 2,000 रुपये, उसमें 2,000 रुपये एडवांस भी है, एडवांस में दिए, तो इस बार का खर्चा तो 4,400 ही हुआ। जनरल एक्सपेंसेस 1,600 हैं। फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 year, 1 साल का दिया है, 6 महीने में 1 साल का दिया, मतलब 6 महीने एक्स्ट्रा दिया है, 3,200। रेमिटेंस करी हेड ऑफिस को 38,400 की। मैनेजर की सैलरी 4,800। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,60,000। डिस्काउंट अलाउड 8,000 रुपीज है, डिस्काउंट अर्न करा 1,200 का। कैश पेड टू क्रेडिटर 60,000। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग की फर्दर पेमेंट करी पूरे 6 महीने में 4,000 रुपए की। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक साल के मतलब 30th सितंबर को कितना है? 1,600 रुपए का और 28,000 रुपए का। ये सारी ट्रांजेक्शन उनके 6 महीने में हुई है ब्रांच में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन डेली बुक्स। डेली बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है। एंड द ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 30th सितंबर 2021। तो एक तो बैलेंस शीट बनानी है 30 सितंबर की, आपको 31 मार्च की तो दे ही रखी है, 6 महीने और बढ़ाकर बनानी है, ये सब ट्रांजेक्शंस उसमें ऐड करके। ठीक है। ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द डेली बुक्स। जर्नल एंट्रीज भी देनी है दिल्ली की बुक्स में। अब ये किस तरीके की जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा है? क्वेश्चन ने तो बस ये कह के छोड़ दिया जर्नल एंट्रीज दो। कैसी जर्नल एंट्रीज? ऑब्वियसली जो हेड ऑफिस से रिलेटेड चीजें जानी है ना, उससे रिलेटेड। क्यों? क्या हम सेल की एंट्री करेंगे कि 2,40,000 रुपये उनको 6 महीने में सेल हुई? आप कर कैसे सकते हो? क्योंकि कोई एक दिन में तो हुई नहीं होगी सेल, पूरे 6 महीने में सेल करी है इन्होंने, तो एक एंट्री से कैसे होगा? परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब ये परचेजेस 48,000 पूरे 6 महीने की है। वेजेस पे 20,000 एक बार में 30 सितंबर को तो करे नहीं होंगे, पर
पता नहीं किस तरीके से करे वेजेस, ये 20,000 6 महीने में 6 बार करे होंगे। तो इसलिए आपको ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है, ये नहीं कह रहा कि इन ट्रांजेक्शन्स को आप इनकी जर्नल एंट्रीज करो, वो कहता है जर्नल एंट्रीज पास करो किस चीज से रिलेटेड, जो आपको हेड ऑफिस में ट्रांसफर करनी है। अब 2 तरीके मैंने आपको बताया था, या तो ये प्रॉफिट अपना खुद निकाले, ब्रांच ट्रेडिंग P&L बनाए, अपना प्रॉफिट निकाले, वो प्रॉफिट भेज दे हेड ऑफिस में। अदरवाइज क्या है, सारे बैलेंसेस ही भेज दे, वो अपने आप प्रॉफिट निकालते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा मेथड लग रहा होगा? इसमें सारे बैलेंसेस भेजने पड़ेंगे। क्यों भेजने पड़ेंगे? अगर ये प्रॉफिट लॉस देखो, बैलेंस शीट तो बनाने को कह रहा है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को कह नहीं रहा। ठीक है, ये तो नहीं बोला ना इसने कि P&L बनाओ। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। चलिए तो लिखते हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, एक एक कर एंट्री पढ़ते हैं। अच्छा, सारे खर्चे ट्रांसफर करने हैं, सारे रेवेन्यूज ट्रांसफर करने हैं। उससे पहले आपको ये 2 एडजस्टमेंट पता है कि सैलरी इन्होंने 6400 जो पे करी है उसमें 2000 रुपये एडवांस है, तो सैलरी पूरी 6400 तो ट्रांसफर नहीं होगी, 4400 होगी। तो एंट्री क्या होगी इसको एडजस्ट करने की? प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी, सैलरी को कम कर दो, प्रीपेड में डाल दो। कितने रुपए से? 2000। ठीक है, नरेशन लिख लेना आप इसको अपने आप। नेक्स्ट एक और चीज बोली थी ना, हाँ, फायर इंश्योरेंस पे कराए इन्होंने 3200 रुपये 1 साल का। तो प्रीपेड फायर इंश्योरेंस डेबिट टू फायर इंश्योरेंस, 3200 रुपये टोटल पे करा है। तो 6 महीने का तो केवल 1600 ही हुआ, अगले 6 महीने का एडवांस है प्रीपेड फायर इंश्योरेंस। समझ में आ गया? तो ये हमने खर्चे थोड़े ठीक कर लिए, 2 खर्चों ज़्यादा डले हुए थे, एडवांस में पेमेंट थी, तो वो असेट है हमारे, हमने इसको ठीक कर लिया। आइए अब एक एक कर ट्रांसफर करते हैं। पहले सारे खर्चे ट्रांसफर कर देते हैं। एचओ डेबिट टू एक्सपेंसेस, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू खर्चे ट्रांसफर करना शुरू करिए। पहला खर्चा क्या दिख रहा है आपको? परचेजेस 48,000, परचेजेस अकाउंट कितना है? 48,000। वेजेस 20,000 रुपये टू वेजेस 20,000। सैलरीज, सैलरी कितनी ट्रांसफर करेंगे? 4400, 64 तो बची नहीं, वो तो हमने एडजस्ट कर दी ना। जनरल एक्सपेंसेस 1600 रुपये, जनरल एक्सपेंसेस 1600 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस कितना है? 1600 रुपये। ठीक है, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ये कोई एक्सपेंस थोड़ी है। मैनेजर की सैलरी 4800 टू मैनेजर सैलरी 4800। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अर्न तो इनकम है। कैश पे टू क्रेडिटर कोई एक्सपेंस नहीं होता, बिल्डिंग असेट है ये, बस ये सारे इन्होंने एक्सपेंस दे रखे हैं। आइए इसको ऐड कर ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गया 68,000 प्लस 4400 प्लस 1600 प्लस अगेन 1600, 4800 प्लस 8,000 रुपये, तो 88,400 रुपीज़, 88,400 रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र कर दिए। कहाँ पर? हेड ऑफिस में। अब सारे रेवेन्यू ट्रांसफ़र कर देते हैं। रेवेन्यू ट्रांसफ़र करने के लिए सेल्स अकाउंट 2,40,000 रुपये। ठीक है, 2,40,000 रुपये की सेल हो गई। और कोई इनकम आपको दिख रही हो? डिस्काउंट अर्नड 1,200 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट अर्नड, क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया हमारे को 1,200 रुपये का। ठीक है, और तो कोई इनकम नहीं है। ठीक है, और कोई इनकम नहीं है। तो आइए टू हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 2,41,200।
आगे देखिए, अब ये क्या करते हैं, असेट्स लाइबिलिटीज में बाकी बैलेंसेस तो अपने पास ही रखते हैं, केवल एक असेट है बिल्डिंग एक्सटेंशन, उसको ट्रांसफर करते हैं हेड ऑफिस में। तो इन्होंने फर्दर पेमेंट करी थी बिल्डिंग की 4,000 रुपये की, वो भी ट्रांसफर कर दो आप। पहले बिल्डिंग डेबिट टू बैंक करा होगा, अब ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, हेड ऑफिस डेबिट टू बिल्डिंग, नाम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंशन अकाउंट। कितने रुपए, 4,000 ये हम ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आई बात। एक रेमिटेंस भी गिवन है हेड ऑफिस को, अब इन्होंने रेमिटेंस करी 38,400, तो हेड ऑफिस डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की रेमिटेंस है, 38,400 की। ये वाली एंट्री आप छोड़ भी सकते हो कि ये तो पूरे साल 6 महीने में हुई होगी, ठीक है, तो इस एंट्री को, क्योंकि बाकी एंट्री तो हमने ट्रांसफर करने की करी है, तो ये एंट्री आप चाहो तो मत करना, हेड ऑफिस डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट गिवन है तो मैंने कर ली इसमें। चलिए हेड ऑफिस का अकाउंट बनाते हैं। अब दूसरा पॉइंट बोला था ना, हेड ऑफिस का लेजर बनाइए, फिर इसके बाद बैलेंस शीट बनाइए। तो ये लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रांसफर करते हैं और असेट लाइबिलिटी में केवल एक बिल्डिंग ट्रांसफर करते हैं, कोई बात नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए अब सबसे पहले देखो, हेड ऑफिस का बैलेंस कितना दे रखा है लाइबिलिटी साइड में, 1,68,000, तो बैलेंस कितना है बाय बैलेंस पीडी, 1,68,000। अब एक एक करके ट्रांसफर करते हैं। थर्ड एंट्री में आपने एचओ डेबिट करा सारे खर्चे, तो इतने सारे खर्चे ना लिखकर हम टू सन्ड्रीज लिख देंगे, 88,400। कितना, 88,400 टू सन्ड्रीज, क्या है ये, खर्चे हैं सब, ठीक है। फिर फोर्थ एंट्री में आपने एचओ क्रेडिट करा, सारे रेवेन्यू ट्रांसफर करे, तो बाय सन्ड्रीज, ये सब रेवेन्यू ट्रांसफर हुए। अमाउंट कितना था, 2,41,200 का। फिर एचओ डेबिट टू बिल्डिंग एक्सटेंशन करा, कितने से करा, 4,000। फिर एचओ डेबिट टू बैंक अकाउंट करा, कितना, 38,400, ठीक है। लास्ट में बैलेंस शीट निकाल लेते हैं हम, कितना बन रहा है, $2,78,400, ठीक है। टोटल है 409,200। आइए अब क्या मांगता है, कहते हैं बैलेंस शीट और बनाइए, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। कब की बनानी है, एज एट 30 सितंबर। आगे क्या था, 2021। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट देखिए, उससे बन जाएगी इजीली। पुरानी बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस है 40,000, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं। क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज बैलेंस है, ठीक है। कोई चेंज हुआ है क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स से हमने कोई पेमेंट वगैरह कुछ करी हो, हाँ, इस बार परचेजेस करी 48,000 की हमने, ठीक है, तो क्रेडिट परचेज है। और कैश पेड टू क्रेडिटर्स हुए 60,000 और डिस्काउंट भी अर्न करा है 1,200 रुपये। आप एक काम करिए, इसका लेजर ही बना लीजिए, इतनी सारी चीज़ें हैं तो कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको इसमें ब्रैकेट में लिखने में, तो हम क्रेडिटर का लेजर ही बना लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड पर दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का, 40,000 रुपीज का, ठीक है। अब इसके बाद एक एक चीज़ें, सबसे पहले क्या बोला था, कैश, ये परचेजेस करी 48,000 रुपीज़ की, परचेजेस करी तो क्रेडिटर और बढ़ गए,
48,000 रुपीज़ बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद बोला कैश पेड टू क्रेडिटर से 60,000 के, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 60,000 कैश, और डिस्काउंट अर्न करा हमने 1200 रुपये का, तो टू डिस्काउंट अर्न 1200 रुपये। लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन निकल कर आ जाएगा, क्रेडिटर का कितना बन रहा है 88,000, ठीक है। 88,000 माइनस 61,200, तो ये आ गया 26,800, टोटल हो गया 88,000। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आइए क्रेडिटर का बैलेंस लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 से। वर्किंग नोट नंबर 1 कितना है 26,800, ठीक है। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का अकाउंट कितना हो गया 2,78,400। हेड ऑफिस का अकाउंट बदल गया ना। फिर डेटर्स का बैलेंस, डेटर में भी कई चीजें, डेटर का भी लेजर ही बना लेते हैं फिर तो, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर का बैलेंस कितना गिवन है, डेटर है 2 लाख के, ओपनिंग में 2 लाख रुपीज के हैं डेटर, 2 लाख रुपए। इसके बाद साल भर मतलब 6 महीने में आपने सेल करी 2,40,000 रुपये की, 2,40,000 रुपये की सेल करी डेटर्स को, और कलेक्शन हुआ है कुछ डेटर से, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ 1,60,000 रुपये का, 1,60,000 रुपये कलेक्शन हुआ। हमने डिस्काउंट भी तो अलाउ किया है, बाय डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउ किया था ना, लिख रखा था ये डिस्काउंट अलाउड 8,000 रुपये, तो बाय डिस्काउंट अलाउड 8,000 रुपये। और तो कुछ गिवन नहीं है, बाय बैलेंस कैरी डाउन निकल कर आ जाएगा, तो 4,40,000, 4,40,000, 4,40,000 माइनस 1,60,000 माइनस 8,000, तो ये 2,72,000। डेटर्स का बैलेंस लिखिए 2,72,000, कहाँ से आया ये वर्किंग नोट नंबर 2 से। और कोई बैलेंस, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट ट्रांसफर कर चुके हैं हम पूरा। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक ये लिखे 1,600 और 28,000, 1,600 और 28,000, ये कैश का बैलेंस है, ये बैंक का बैलेंस है। कोई नया असेट या लाइबिलिटी जुड़ा है, हाँ जुड़ा है, प्रीपेड सैलरी 2,000 और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 1,600, प्रीपेड सैलरी 2,000 और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 1,600 रुपये। टोटल कर लीजिए अब दोनों साइड का, 26,800 प्लस 2,78,400, तो ये आ जाएगा 3,05,200, और उधर 2,72,000 प्लस 1,600 प्लस 28,000 प्लस 2,000 प्लस 1,600, तो ये आ गया 3,05,200। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने, ठीक है, ब्रांच किस तरीके से इनकॉर्पोरेट की जाती है हेड ऑफिस में। देखिए इलस्ट्रेशन 12 थी, ठीक है, इससे पहले इलस्ट्रेशन 11 है। ये वाला तो वो मेथड है कि सारे बैलेंसेस को ट्रांसफर करता है। इलस्ट्रेशन 11 में क्या है, दोनों अपनी अपनी बुक्स बना रहे हैं। तो जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे 12th में कि कैपिटल अकाउंट बनाए, ए लिखा बी लिखा, उस तरीके से ट्रेडिंग P&L बनाकर दिखा रखा है। हेड ऑफिस का ये और ब्रांच का ये, फिर लास्ट में टोटल, मतलब अपनी अपनी बुक्स बन रही है, तो दोनों का टेबुलर फॉर्म में दिखा रखा है। उसको भी आप करके देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 12 हो गई जिसमें एक एक बैलेंस को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो दोनों तरीके के मेथड आपके कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांचेस, बहुत सिंपल सा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांचेस का।
देखिए वैसे तो हम फॉरेक्स की पूरी बात डिटेल में करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में, वहां पर हम समझेंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी फॉरेन ब्रांचेस का जिक्र दे रखा है तो इसको डिस्कस करना जरूरी है। देखिए अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांचेस में फॉरेन ब्रांचेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ये कुछ इस तरीके से ही है जैसे हम जो इनलैंड ब्रांचेस की बात करते थे, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, कुछ हद तक फर्क तो है। तो जैसे हम कहते थे ना ये डिपेंडेंट ब्रांच है, हम पर सारे डिसीजंस हम लेते हैं, उसी तरीके से फॉरेन ब्रांचेस में वर्ड यूज किया गया इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया कि ये बिल्कुल हमारा पार्ट ही है। देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, द एक्टिविटीज ऑफ विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ठीक है, ब्रांच फॉरेन में है लेकिन उसके जितने भी अफेयर्स चल रहे हैं वहां पर वो सारा हमारा मेन बिजनेस का ही पार्ट है। ठीक है, तो वो कहलाएगा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, वो हम पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। लेकिन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो जो भी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन नहीं होगा वो कहलाएगा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। देखिए इसको क्लासिफाई करने के लिए कि कब मानेंगे इंटीग्रल, कब मानेंगे नॉन इंटीग्रल, तो कुछ इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में हिंट्स दे रखे हैं किस किन किन रीजन से हम लोग उसको नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बना सकते हैं। देखिए क्या इंडिकेटर्स हैं। पहला है नॉट मच डिपेंडेंस ऑन रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं वो सब वो खुद ले लेते हैं, तो ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज पर। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स विद रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इन लो प्रपोर्शन, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उसके मुकाबले अगर हम परसेंटेज निकालें कि उसमें से रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस के साथ, रिपोर्टिंग मतलब यहां पर जिसका हेड ऑफिस है और ब्रांच बाहर है ना, वो रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं हम। तो कभी भी अभी बीच में रिपोर्टिंग एंटरप्राइज वर्ड यूज हो मतलब जो मेन बिजनेस है उसके साथ ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही। अगर वो 5 लाख रुपए का बिजनेस पूरे साल भर में कर रहे हैं तो 5-7 हजार रुपए का, 6-7 हजार रुपए का बिजनेस वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के साथ करते हैं, तो बहुत लो प्रपोर्शन है। ठीक है, फाइनेंस्ड बाय लोकल बोरिंग्स और इंटरनली, वो जो फाइनेंस होता है उसको पैसा अरेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको चलाने के लिए पैसा कहां से अरेंज होता है, वो या तो वहीं से लोकल बोरिंग्स कर लेते हैं या इंटरनली जो उनके पास अपनी करंट लाइबिलिटीज वगैरह होती हैं उससे। ठीक है, तो ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है बोरिंग पैसे के लिए भी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज पर। सेल्स मेनली इन करेंसीज अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, और रिपोर्टिंग करेंसी जैसे अगर इंडिया में रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो उसकी करेंसी क्या होगी, रुपीज, तो रुपी में ना कर उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है ज्यादातर वो उसी देश की करेंसी में होती है या किसी और देश की करेंसी में होती है। ठीक है, क्योंकि वहां जैसे अगर दुबई में है तो जरूरी नहीं है कि दुबई में ही यूएई का ही उसके पास मार्केट हो, दूसरी कंट्री का यूके का भी मार्केट हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी करेंसी में वो डील कर रहा हो तो रुपीस के अलावा किसी और करेंसी में उसकी डीलिंग है ज्यादा, तो वो भी क्या कहलाएगा, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। सेल प्राइस नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट जैसे ही थोड़ा बहुत चेंज होता है सेल प्राइस पर ज्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है ना। अगर सामान यहां से जाएगा तो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होते ही प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, लेकिन सामान यहां से जा नहीं रहा, वो वहीं से ही अपने वेंडर से परचेज करते हैं और बेचते हैं या फिर वहीं पर मैन्युफैक्चर करते हैं बेचते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो उससे सेल प्राइस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कुछ जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अदरवाइज वो क्या है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। बस समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अभी देखिए अकाउंटिंग में क्या फर्क आएगा। अब करना क्या है, हमारे को तो अपनी बुक्स में इसको मर्ज करना है, जो भी फॉरेन की ब्रांच है चाहे वो इंटीग्रल हो चाहे नॉन इंटीग्रल हो। तो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम मर्ज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक तो P&L एक बैलेंस शीट। अब P&L वाली चीजें मतलब ट्रेडिंग एंड P&L में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो किस में हम लोग लेंगे, तो वो हम लेते हैं या तो रेवेन्यू या और एक्सपेंसेस का एक्चुअल रेट मिल जाए, जैसे हमने सेल करी तो सेल का एक्चुअल रेट अवेलेबल हो कि जिस दिन सेल करी उस दिन क्या रेट था। जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंडियन रुपीज में, हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में और बाहर की कोई ब्रांच है, तो उसको जब हम अपनी बुक्स में मर्ज कर रहे हैं तो वो तो सारी उन डॉलर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। तो वो बात कर रहा है कि जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना हुआ है डॉलर में, उसको अब कन्वर्ट करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे सेल दिखी
तो सेल डॉलर में लिखी हुई है, अब उसको कन्वर्ट करेंगे तो कौन से दिन का रेट लें? रेट तो रोज बदलता है। जिस दिन आपने सेल करी अगर वो रेट अवेलेबल है तो वो लो। अदरवाइज क्या किया जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो एवरेज निकाल लिया जाता है। अब एवरेज वो हफ्ते का भी हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, महीने भर का हो सकता है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है तो बड़ा गैप लिया जा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है तो एक हफ्ते का ही एवरेज बेटर रहेगा। तो या तो एक्चुअल रेट या एवरेज रेट। ठीक है, ये सब मैंने किसके कहा, इनकम एंड एक्सपेंसेस में एक्चुअल या एवरेज रेट। तो चाहे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो या नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो, दोनों में एक्चुअल या एवरेज रेट लेना है। एक्चुअल तो कभी कमी अवेलेबल होगा तो एवरेज रेट लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई ट्रेडिंग P&L की बात। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। थोड़ा सा बैलेंस शीट में क्या इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट में ना दो आइटम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ये मॉनेटरी आइटम्स क्या होती है, देखिए मॉनेटरी आइटम्स की मैंने डेफिनेशन यहां लिखी है AS 11 से। मनी हेल्ड, जो पैसा है, एंड असेट्स लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड या पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। क्या कहता है, जितने पैसे हैं वो प्लस जो ऐसी चीजें जो पैसे में कन्वर्ट होगी फिक्स्ड अमाउंट में, वो क्या कहलाएगा, मॉनेटरी आइटम। जैसे डेटर है तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो हो ही गया, वो तो मनी हेल्ड है ही। इसके अलावा ऐसी एसेट और लाइबिलिटीज जो फिक्स्ड अमाउंट में कन्वर्ट होगी, तो डेटर आपको पता है कि एक आपको अमाउंट इतना लेना है उनसे, फिक्स्ड अमाउंट है, तो डेटर भी क्या हो गया, मॉनेटरी आइटम कहलाई। क्रेडिटर में भी अमाउंट फिक्स्ड है, आपको इतने रुपए पे करने, तो ये क्या कहलाई, मॉनेटरी आइटम। अच्छा, इन्होंने फिक्स्ड के साथ एक और वर्ड यूज करा है, फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। ये डिटर्मिनेबल मतलब डिटरमाइन किया जा सकता हो। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने डेटर को कह रखा है, हमारे डेटर की पॉलिसी क्या है, अगर आप 15 दिन में दे दोगे तो 10% कम देना, 15 से 30 दिन में दे दोगे तो आप 8% कम देना, और अगर आप 30 दिन के बाद दोगे तो आपको पूरे पैसे देने हैं। तो ये अमाउंट डिटर्मिनेबल है ना, आप इसको निकाल सकते हो कि अच्छा इतना है अमाउंट। तो मॉनेटरी आइटम्स क्या कहलाएं, तो बैलेंस शीट में मॉनेटरी आइटम्स क्या एग्जांपल हो गए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी कहलाते हैं। क्या इन्वेंट्री मॉनेटरी आइटम है? इन्वेंट्री तो आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो कि इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इसका मतलब पहले से ही मान के चलते हैं कि ये तो इसका इन्वेंट्री का प्राइस तो बदल सकता है मार्केट में, तो कहां फिक्स्ड अमाउंट है। हम तो कहते हैं ना कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल मतलब कितने की बिकेगी, तो उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है। इन्वेंट्री इज नॉट अ मॉनेटरी आइटम। समझ में आई बात? क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम्स को, देखिए नॉन मॉनेटरी आइटम्स को इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में तो जब आपने परचेज करी थी उस रेट पर दिखाया जाता है, लेकिन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में उसको किस रेट पर दिखाया जाता है, क्लोजिंग रेट पर। मतलब क्लोजिंग रेट मतलब जो बैलेंस शीट में रेट, जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन का रेट। 31 मार्च की बैलेंस शीट है, 31 मार्च का रेट। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट है तो 31 दिसंबर का रेट। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स एग्जांपल क्या हो गया, उसका फिक्स्ड एसेट, जिस दिन आपने परचेज करी थी वो रेट लेना है, अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो क्लोजिंग रेट लेना है। मॉनेटरी आइटम में क्लोजिंग रेट ही लेना है दोनों के केस में। तो फर्क आया कहां, केवल नॉन मॉनेटरी आइटम्स में फर्क आया। इसका रीजन ये है कि देखिए इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन आपको पता है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन वो है जो हमारे पर डिपेंडेंट है। तो फिक्स्ड एसेट उसने खरीदे थे 6 महीने पहले, तो जब 6 महीने पहले खरीदे होंगे तो ऐसा मान सकते हो आप कि हमारे पैसे से ही खरीदे थे, हमने ही पैसे भेजे थे। अगर $1000 के थे, 80 रुपये अगर $1 का प्राइस है, तो 80,000 रुपये हमने भिजवाए थे वो फिक्स एसेट खरीदने के लिए, उन्होंने खरीद ली थी $1000 की। आज अगर अभी मैं डेप्रिसिएशन का पॉइंट नहीं ला रहा, बैलेंस शीट डेट पर वो 1000 अगर है उस पर, तो क्या हम आज के रेट से कन्वर्ट कर दें 31 मार्च के रेट से, जबकि हमें पता है एक्चुअल इसका कितना प्राइस गया था, 80,000 रुपये। इस वजह से क्या कहा गया, नहीं आप परचेज डेट जब खरीदी है उसी रेट पर लो। लेकिन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन वो तो वैसे ही अपने फंड्स खुद मैनेज कर लेते हैं, उसमें तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के फंड्स का ही नहीं, तो वो तो एक्चुअल उस दिन जो रेट चल रहा है सब चीजों का वो रेट लेता है, क्लोजिंग रेट। तो मैं अपनी बात को समराइज करूं तो देखिए कोई टेक्निकल चीज नहीं है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में सब कुछ क्लोजिंग रेट पर है। इसमें दिक्कत ही क्या है, सारी मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो सब क्लोजिंग रेट पे आ रहा है। इन्वेंट्री
क्लोजिंग रेट पे आ रही है। लेकिन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में बस नॉन मॉनिटरी आइटम परचेज रेट पे आ रही है, बाकी ये भी क्लोजिंग रेट पर ही कह रहा है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्लोजिंग रेट पर ही, क्योंकि अगर परचेज डेट अवेलेबल है कि स्टॉक कब खरीदा था तो उस दिन का लेना, क्यों, क्योंकि मॉनिटरी आइटम नहीं है ना ये, तो परचेज डेट वैसे प्रैक्टिकली होती नहीं, तो फिर क्लोजिंग रेट ही लेना पड़ता है। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मैंने आपको बता दिया, एक्चुअली है एवरेज रेट ये लिया जाता है। एक्सचेंज में जो डिफरेंस आता है, ये जो कन्वर्ट करा इस वजह से जो डिफरेंस आया, ट्रायल बैलेंस तो हिल गया आपका क्योंकि आपने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। वो तो ट्रायल बैलेंस मैच कर भेजा होगा उसने डेबिट क्रेडिट, लेकिन हमने तो सब मल्टीप्लाई कर करके किसी को किसी रेट से किसी को किसी रेट से कर दिया। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो P&L में ले जाओ उस डिफरेंस को, इनकम या एक्सपेंस बना के। लेकिन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो उसका रिजर्व मेंटेन करके रखो, अक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। क्या नाम दिया? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। कहाँ आएगा ये? रिजर्व्स एंड सरप्लस में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है उसमें दिखाया जाएगा, प्लस में या माइनस में, कैसे भी। आ गई बात समझ में? तो फॉरेक्स में हमने क्या पढ़ा? फॉरेक्स में हमने पढ़ा कि फॉरेन ब्रांचेस दो तरीके की ब्रांचेस होती है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। जब दोनों को कन्वर्ट करने बैठते हैं तो भाई P&L की आइटम तो एक्चुअली एवरेज रेट पे होती है, बैलेंस शीट की आइटम की बात करें तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो बस वो कहते हैं नॉन मॉनिटरी आइटम्स को अब परचेज डेट पर, जो परचेज डेट पर रेट था उससे लो। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो सब कुछ क्लोजिंग रेट से लो, बैलेंस शीट की आइटम, P&L की एवरेज रेट से, बैलेंस शीट की क्लोजिंग रेट से। समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन देखते हैं स्टडी मटेरियल का। द वॉशिंगटन ब्रांच ऑफ XYZ मुंबई सेंड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ये वॉशिंगटन की ब्रांच है और इसका मेन ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस भिजवाते हैं अपना। क्या भिजवा रहे हैं? देखिए डॉलर में दे रखा है ये। हेड ऑफिस अकाउंट उन्होंने $22,800 का है, सेल्स दिखाई 84,000, डेटर क्रेडिटर मशीन कैश एट बैंक स्टॉक ऑन 1 जनवरी, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस द ब्रांच अकाउंट। अब हेड ऑफिस की बात कर रहा है। द ब्रांच अकाउंट स्टूड एज फॉलोज। ये ब्रांच अकाउंट उन्होंने दे रखा है, वॉशिंगटन ब्रांच अकाउंट रुपीज टू बैलेंस BD टू गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय कैश बाय बैलेंस CD। ठीक है, गुड्स आर सेंड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 10%। गुड्स ब्रांच में भेजे जाते कॉस्ट प्लस 10% करके, गुड्स यहीं से जा रहे हैं तो कौन सा ऑपरेशन हुआ? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंटीग्रल ही मान लेना। एंड ब्रांच सेल्स गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। हमने जितने के भेजे उसमें 10% ऐड, वो हमने जितने के भेजे उसमें 25% और ऐड करता है। पहले तो हम ही कॉस्ट में 10% ऐड करते हैं, फिर जो वैल्यू निकल के आई उसमें 25% और ऐड करके वो बेचता है आगे। मशीन वॉज एक्वायर्ड इन पास्ट, जब $1 का प्राइस 40 रुपये हुआ करता था। ठीक है, हमें क्या कहता है? एक्सचेंज रेट ये दे रखे हैं, 1 जनवरी का ये, 31 दिसंबर का ये, एवरेज ये है। मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% पर। एंड द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%। 5% कमीशन भी मिलेगी उसको प्रॉफिट पर, मैनेजर्स कमीशन है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बनाना है इन डॉलर्स। अच्छा, वैसे डॉलर्स में कायदे से बनेगा नहीं, बनेगा तो अपनी करेंसी में ही, रुपीज में ही, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं पहले एक बार डॉलर में भी बनाओ, फिर कन्वर्ट करो ट्रायल, क्योंकि वहां से तो ट्रायल ही आता है। ट्रायल को कन्वर्ट करो, ये जो ट्रायल है इस ट्रायल को कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में और प्रिपेयर, अब बनाओ ब्रांच ट्रेडिंग P&L अकाउंट और ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में। अब रुपीज में बनाना है आपको, तो पहले डॉलर में बनाना है फिर रुपीज में बनाना है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डॉलर्स की। डॉलर्स में बनाते हैं सबसे पहले। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, जिस चीज का आपको, जैसे हेड ऑफिस ने कुछ भिजवाया, ठीक है, हेड ऑफिस ने कुछ, मैंने ये आपको उसमें भी बताया था पहले जब इनलैंड ब्रांचेस करवा रहा था। हेड ऑफिस अगर कोई चीज भिजवा रहा है तो उसके प्राइस आपको ऑलरेडी अवेलेबल है कि वो कितने की चीज है, तो उसको कन्वर्ट करने की जगह आप एक्चुअल रेट ले लो। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये अभी जब क्वेश्चन पे आएंगे तब बताता हूं मैं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले।
ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं डॉलर्स में, ठीक है। अमाउंट इन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन डॉलर्स, इन डॉलर्स। टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना गिवन है, 11,200, ठीक है, 11,200 ओपनिंग स्टॉक गिवन है। टू गुड्स भिजवाए हेड ऑफिस से, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस कितना है, 64,000, $64,000 के भिजवाए। और इसके बाद सेल्स कितनी करी, $84,000, तो बाय सेल्स 84,000। कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, एक्सपेंस नाम से एक ही दे रखा है, अब ये इनडायरेक्ट ही मानेंगे फिर तो हम, तो और कुछ है नहीं। अब यहां पर आता है क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में कितना बच गया। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इसने कहा मशीन इतनी डेप्रिशिएट होगी, ये कमीशन है, कहीं बताया ही नहीं इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको फिर खुद निकालना पड़ेगा। तो आइए वर्किंग नोट बना देते हैं, वर्किंग नोट से निकाल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ, आप क्या करना, जगह छोड़कर बनाना सेकंड पॉइंट के, ठीक है, सेकंड पॉइंट भी है ना इसमें, उसके बाद वर्किंग नोट बनाना, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाने के लिए बना रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर 11,200 का है, ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस कितने का है, $11,200 का, ठीक है, ये डॉलर में है सब। प्लस गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से गुड्स और कितने के आए, 64,000 के, तो ये हो गया 75,200 माइनस इसमें से गुड्स सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, आपको इनवॉइस प्राइस पर ही माइनस करना पड़ेगा, सबका यूनिट तो सेम लेना पड़ेगा ना। वो जब इनवॉइस प्राइस पर है, ये इनवॉइस प्राइस पर है, तो गुड्स सोल्ड क्या मैं 84,000 थोड़ी ना ले लूंगा, 84,000 किस प्राइस पर होगा, सेल प्राइस पर। आपको इसको लाना है इनवॉइस प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस मतलब जो कॉस्ट प्लस 10% कर कर भेजा है उन्होंने, ठीक है, उस प्राइस पर। ये क्या करते हैं ब्रांच वाले, 25% ऐड कर देते हैं इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस अगर 100 है तो उसमें 25 और ऐड कर देते हैं, 125 का भेजते हैं, ठीक है। तो 125 का बेचते हैं, तो ये अपने आप में 125 है, हमें तो इनवॉइस प्राइस पर भेजना है 100, ठीक है। तो 84,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, ये हो गया 67,200। निकल के आ गया कितना क्लोजिंग स्टॉक है एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस ही तो चाहिए, कॉस्ट प्लस लोडिंग तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी, तो कोई लोडिंग थोड़ी ना हटानी होती है इसमें। तो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया इसमें आपका $8,000 का। तो आइए लिखते हैं $8,000, ठीक है। ये हो गया 92,000। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। 92,000 माइनस 64,000 माइनस 11,200, यह आ गया 16,800 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 16,800 ये ग्रॉस प्रॉफिट है। टू एक्सपेंसेस गिवन थे, है ना, एक्सपेंसेस दे रखे थे, कितने एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बताए थे $5,000 के, तो लिख दीजिए $5,000। इसके बाद गिवन है टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, मशीन पर कितना डेप्रीसिएशन है, मशीन पर डेप्रीसिएशन कहते हैं 10% लगाना है। $24,000 की मशीन है, 24,000 का 10% तो 2400 ही होता है, ठीक है। एक और चीज क्या बोली थी, मैनेजर को कमीशन देनी है, टू मैनेजर्स कमीशन कितनी है, वो 5% है। वर्किंग नोट 2 हो गया, इसको 1 लिख देते हैं।
मैनेजर्स कमीशन 5% ऑफ किस चीज का? 16,800 माइनस 5,000 प्लस 2,400, 5,000 प्लस 2,400, ठीक है। इसका 5% निकाल दीजिए। 16,800 माइनस ये हो गया 7,400 इंटू 5%, $470 आ गया, $470। तो 470 मैनेजर कमीशन हो गई। टू लास्ट में और तो कोई खर्चा था नहीं, तो टू नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 16,800, 470 प्लस 2,400 प्लस 5,000 माइनस 16,800, 8930 डॉलर का ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया। क्लियर हुआ आपको ये? अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कहता है अब इसका ट्रायल बैलेंस बनाओ इंडियन करेंसी में। इसका मतलब अब हेड ऑफिस की बुक शुरू हो गई, ठीक है, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। अब हेड ऑफिस की बुक्स बनाते हैं हम। चलिए, ट्रायल बैलेंस बनाना है सबसे पहले, तो कन्वर्ट कर कर पर्टिकुलर्स, फिर इसके बाद हम पर्टिकुलर्स के बाद रेट लिख देंगे, रेट पर डॉलर, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट। एक एक कर चलते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है? हेड ऑफिस का अकाउंट दे रखा है 22,800। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये कह रहा था कि जो चीज़ें आपको एक्चुअल रेट पर अवेलेबल है उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने लिखा हेड ऑफिस अकाउंट 22,800, लेकिन हेड ऑफिस ने भी तो लिख रखा है ब्रांच का अकाउंट है 8,60,000। ये तो रुपए में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो एक्चुअल उठाओ ना, 8,60,000 रुपये। समझ में आ गया? ठीक है, तो हेड ऑफिस अकाउंट ये एक्चुअल पर ले लेंगे 8,60,000, ठीक है। ये इन रुपीज़ है, ठीक है, पूरा इन रुपीज़ 8,60,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। सेल्स 84,000 है। सेल्स किस पर ली जाएगी? P&L की आइटम है, एवरेज रेट पे ली जाएगी। एवरेज रेट क्या था? एवरेज 47 था, ठीक है, 47 पर डॉलर था। और अमाउंट कितना बताया सेल का? सेल का अमाउंट है 84,000। 84,000 इंटू 47, तो ये अमाउंट निकल के आ गया 39,48,000 का, ठीक है, 39,48,000 रुपीज़। सेल्स के बाद नेक्स्ट चलते हैं अब हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पर। डेटर एंड क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम किस पर दिखाई जाएगी? क्लोजिंग रेट पर। तो क्लोजिंग रेट क्या है 31 दिसंबर? 48, ठीक है, तो 48 लिखेंगे। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लिखिए, 4,800 और 3,400, 4,800 इंटू 48, तो 2,30,400, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट था 3,400, तो 3,400 को कन्वर्ट करते हैं। 3,400 इंटू 48, ये अमाउंट आ गया 1,63,200, ठीक है, 1,63,200। डेटर क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट है मशीनरी 24,000, मशीन है 24,000। मशीन नॉन मॉनेटरी आइटम है। परचेज डेट पर देखते हैं क्या है। आपको बताया था ना लास्ट में, कहीं हमने पढ़ा था, ये रहा, $1 40 रुपये का था जब मशीन खरीदी, ठीक है, 40, और 24,000 का है, तो 24,000 इंटू 40, ये हो गया 9,60,000 रुपीज़। 9,60,000 की मशीन हो गई। मशीन के बाद नेक्स्ट है कैश एट बैंक 1,200, ठीक है, बैंक बैलेंस
मॉनेटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट पर लेंगे 48, 1200 इंटू 48, ये अमाउंट आ गया 57,600, 57,600। कैश एट बैंक के बाद स्टॉक 1 जनवरी को 11,200, 1 जनवरी का अवेलेबल है, हाँ 46 है, 46 इंटू 11,200, तो ये आ गया 5,15,200, 5,15,200। ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट कहता है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। अब गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस इन्वॉल्व हो गया, एक्चुअल ले लो। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ये लिखा, गुड्स सेंड टू ब्रांच 29 लाख 20 कितना 29,26,000, तो 29,26,000 ये एक्चुअल ले लेते हैं। गुड्स फ्रॉम एचओ, एक्सपेंसेस 5,000, एक्सपेंसेस एवरेज रेट लेंगे, एवरेज रेट क्या था 47, 5,000 इंटू 47, तो ये हो गया 2,35,000, 2,35,000। अब मैच कर लेते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, वो तो मैच कर ही रहा था पुरानी वाला ट्रायल बैलेंस, लेकिन आपने सब में अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई करना, सेम रेट से मल्टीप्लाई होता तो भी मैच करता, तभी तो मैथ्स की चीज़ है। तो अब क्रेडिट साइड पर देखते हैं कितना है, 8,60,000 प्लस 39,48,000 प्लस 8,60,000 प्लस 39,48,000 प्लस 163200, तो यहाँ पर आ रहा है क्रेडिट साइड पर आ रहा है 49,71,200, ठीक है। और डेबिट साइड पर कितना है 2,30,400 प्लस 9,60,000 प्लस 57,600 प्लस 5,15,200 प्लस 29,26,000 प्लस 2,35,000, तो ये आ रहा है 49,24,200, 49,24,000, 49,71,000। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड में आएगा एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट साइड में, दोनों को माइनस कर लीजिए, 49,71,200, अमाउंट बन गया $47,000। ये है बैलेंसिंग फिगर। अब दोनों साइड का टोटल लिख दीजिए, अब दोनों साइड हो गई 49,71,200, 49,71,200, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है इसके बाहर आता है, ट्रायल के बाहर होता है क्लोजिंग स्टॉक रेट क्या था एंड में 48 था। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने निकाली थी 8,000, तो 8,000 इंटू 48 ये हो गया 3,84,000, ठीक है, 3,84,000। ऑल दो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं आता, बाहर आता है। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं, क्या बोला था, ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, है ना, वो बनाना शुरू करते हैं। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्रांच ट्रेडिंग P&L और डॉलर में एक बार बना ही लिया है, बस अब कन्वर्ट करके इसमें बनाना, तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये। डिफिकल्ट तो वैसे भी ये चैप्टर है ही नहीं। डेबिट क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। चलिए शुरू करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, अब आप अपने वाला ट्रायल देखो, रुपीस वाला है ना, देसी ट्रायल। ओपनिंग स्टॉक कितना है 515,200, 515,200। टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से गुड्स कितने के आए थे, देखिए जल्दी जल्दी, 29,26,000, 29,26,000, ठीक है। सेल्स कितने की करी थी 39,48,000,
39,48,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? क्लोजिंग स्टॉक था 3,84,000। लास्ट में निकल कर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमें कैरी डाउन करना है। ठीक है, 39,48,000 प्लस 3,84,000, तो ये हो रहा है 4,332,000। ठीक है, इसमें आप 29,26,000 माइनस करोगे और 5,15,200 माइनस करोगे, तो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 8,90,800। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखा हमने 8,90,800। खर्चे लिखना शुरू करते हैं। टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना था लिखा था ना, ये रहा 2,35,000, 2,35,000। और क्या था? टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीन हमने ट्रायल बैलेंस में मशीन कितने की लिखी हुई है? 9,60,000 रुपये की। 9,60,000 का 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, तो ये आ गया 96,000। अब एक एक्सचेंज डिफरेंस और था जो इस बार आया है। एक्सचेंज डिफरेंस हमने निकाला ना 47,000 का, एक्सपेंस में आएगा क्योंकि डेबिट में इनकम होती तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिखते हम बाय एक्सचेंज डिफरेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो। टू मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन के लिए हमने वर्किंग नोट 2 बनाया हुआ है ना, वर्किंग नोट 2। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं 470, तो मैनेजर्स कमीशन इन रुपीस कितना होगा? 470 मल्टीप्लाई बाय मैनेजर की कमीशन है, ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हो गई ना, क्यों? क्योंकि आपने पे नहीं करी लाइबिलिटी, तो क्लोजिंग की का रेट लेना पड़ेगा लाइबिलिटी का 31 दिसंबर 48 रुपीज का है। ठीक है, मॉनेटरी आइटम है ये, आपको अब एक्चुअल अमाउंट पता है कि कितना पे करना है, तो 470 इंटू 48, ये अमाउंट आ गया 22,560। ठीक है, 22,560, 22,560। ये गलती मत करना कि आप 8,90,800 में से माइनस करो फिर से ये सब चीज़ें इंटू 5% फिर निकालो मैनेजर कमीशन, जैसे आपने ऊपर डॉलर में निकाली थी। ये तो फिर बिल्कुल ही अलग निकल कर आ जाएगा भाई। इसको तो एक्चुअल कितना पे करना है वो तो रियलिटी आपको पता है ना कितनी है, $470 है, तो $470 ही पे करना है। आप तो कोई नया ही अमाउंट उसको पे कर दोगे। 470 को कन्वर्ट करो, कुछ एक नई कंप्यूटेशन नहीं करनी, 470 को मल्टीप्लाई करते रहो, आपको जो रेट ठीक लगता है। और वो ठीक कौन सा लगता है? मॉनेटरी आइटम वाला 48, वो तो ठीक है, लेकिन आप अमाउंट ही दूसरा निकाल दो, वो तो गलत हो जाएगा ना। टू लास्ट में निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट 890,800 माइनस 8,90,800 माइनस 2,35,000 माइनस 96,000 माइनस 47, 22,560, ये अमाउंट निकल के आया 4,90,240। ठीक है, 4,90,240। समझ में आई बात? आइए, एक चीज़ और थी इसमें, हमसे कहते हैं ब्रांच अकाउंट और बनाकर दिखाओ आप इसमें। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट भी बनाना है आपको। देखिए, सबसे पहले बैलेंस क्या चल रहा है? ऑलरेडी बैलेंस चल रहा था हेड ऑफिस का 8,60,000 रुपये का, मतलब ये तो ब्रांच का देखिएगा ना कितना है, 8,60,000 रुपये डेबिट बैलेंस है, 8,60,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्या होगा? नेट प्रॉफिट आएगा ब्रांच से। ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एक इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट टू नेट प्रॉफिट। कहाँ से आ रहा है? ब्रांच से। ब्रांच डेबिट टू नेट प्रॉफिट 4,90,240। असेट्स एंड लाइबिलिटीज आएंगे चलकर। ठीक है, असेट्स
डेटर क्रेडिटर कितने कितने हैं? डेटर है 2,30,400, डेटर्स 2,30,400 रुपये के। क्रेडिटर्स आए, टू क्रेडिटर्स 1,63,200, 1,63,200 के क्रेडिटर्स आ गए। और कौन कौन सी एसेट है? मशीन, मशीन ये जो लिख रखी है मशीन इतने की है नहीं, क्योंकि इसके बाद डेप्रिसिएशन भी लगा है मशीन पर, और डेप्रिसिएशन ट्रायल में गिवन नहीं है, इसका मतलब उसमें एडजस्ट नहीं हुआ, आपको माइनस करना है। तो मशीन जब ट्रांसफर करो तो ध्यान रखना क्या कि 9,60,000 में से 96,000 माइनस कर देना, तो ये आ गई 8,64,000 रुपीज़ की। ठीक है, मशीन ट्रांसफर हो गई। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 3,84,000। ठीक है, एक और लाइबिलिटी जुड़ी है नई, टू मैनेजर्स कमीशन, कितने का है? 22,560। अब कोई आपने ट्रायल में चेक कर लीजिए, कोई असेट या लाइबिलिटी तो नहीं छोड़ी। कैश एट बैंक है 57,600, 57,600 कैश एट बैंक। सारे एसेट्स लाइबिलिटीज प्रॉफिट सब ट्रांसफर कर दिया, इनकॉर्पोरेट हो गई बुक्स। ठीक है, ट्रायल मतलब ये पूरी बुक्स उसमें मर्ज हो गई। मैच कर लेते हैं। 8,60,000 प्लस 490 240 प्लस 1,632,00 प्लस 22,560, तो ये आ रहा है 1,536,000। ठीक है, 2,30,400 प्लस 8,64,000 प्लस 3,84,000 प्लस 57,600, ये आ रहा है 1,536,000। ठीक है, पूरा उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है और ये मैच कर गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई और क्वेश्चन आपको डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।